नमस्कार में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियो मैडनिजा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले ये लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन कल बाकी रह गया था, ये बाकी रह गया था, उसको हम पहले देखते। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा बोल रहा है, देखो ओ केंद्र वाले ओ सेंटर वाले वृत्त की सर्कल की दो जीवा कॉर्ड्स ए सी डी एक दूसरे में ईच अदर को बिंदु P पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करते तथा एंगल AOC 50 है, एंगल BOD 40 है, तब देन एंगल BPD क्या होगा 60, 40, 45 एंड 75। अब देखो सबसे यहाँ पर हियर हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये डेटा पर से चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखो, सब यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना है जिसका केंद्र यानी सेंटर O है। ओ केंद्र वाला हमें सेंटर, देखो ओ केंद्र वाला हमें सर्कल लेना है, वृत्त। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा बड़ा सा सर्कल, बड़ा सा वृत्त, बड़ा सा सर्कल, बड़ा सा वृत्त। आगे देखो यहाँ पर बीचों बीच सेंटर होगा, केंद्र होगा, बीचों बीच सेंटर होगा कि ये हमारा सेंटर हो गया यानी केंद्र हो गया। इसको नाम यहाँ पर इन्होंने यानी पेपर सेटर में ओ दिया है, ओ दिया है, तो हमने ये ओ दे दिया, इसका नाम हमने ओ दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब डायग्राम एग्जैक्ट बनाने के लिए, मतलब टू इन शॉर्ट यदि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ता है। देखो देखो ये क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ, इसलिए हमें पता ही हो इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ता है, त्रिभुज बनाना पड़ता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, त्रिभुज बनते हो। इस डेटा पर से, इस आंकड़े पर से इसमें त्रिभुज बनाना पड़ता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता, तभी एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर देखो एक लाइन खींचना पड़ेगा, एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा, मतलब ऐसा खींचना पड़ेगा, यहाँ पर सीधा स्ट्रेट खींचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें व्यास यानी कि डायमीटर लेना पड़ेगा, ऐसा व्यास यानी कि डायमीटर लेना पड़ेगा, ऐसा व्यास यानी कि डायमीटर मींस स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, सीधी रेखा लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये व्यास है, देखो व्यास किसको बोलते, देखो सबसे देखो यहाँ पर यदि ये हमारा देखो वृत्त है, यह हमारा सर्कल है, तो ये सर्कल पर के दो बिंदु है, फिर से एक बार ये हमारा सर्कल है, वृत्त है। आगे देखो ये दो बिंदु, दो पॉइंट सर्कल के ऊपर के है, यानी परिधि के ऊपर के, यानी सरकमफेरेंस के ऊपर। देखो ये दोनों बिंदु को हम ज्वाइंट करेंगे तो एक लाइन बढ़ेगा, लाइन बनेगा, रेखाखंड बनेगा, तो ये लाइन को ही यानी रेखाखंड को ही कॉर्ड यानी कि जीवा बोलते हैं, कॉर्ड और कॉर्ड यानी कि जीवा बोलते। पर ये कॉर्ड यानी कि जीवा केंद्र में से पास होती है, सेंटर में से गुजरती, इसलिए तो इस जीवा का स्पेशल नाम व्यास यानी कि डायमीटर होता है, व्यास यानी कि
होता है। मतलब देखो ये व्यास यानी डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है, बिगेस्ट कॉर्ड होता है, बिगेस्ट कॉर्ड। ये सब हमने लिया। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है। देखो देखो एक लाइन देखो हमने यहाँ पर ऐसा देखो थोड़ा इसको इधर देखो, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यदि ये डायग्राम देखो कल हमने बहुत ट्राई किया था, कोशिश किया था, पर ये बन नहीं रहा। देखो यहाँ पर डायग्राम अच्छे से नहीं बनना था, इसलिए देखो सब यहाँ पर डायग्राम अच्छे से बनाना। देखो यहाँ पर देखो हमें ट्रायंगल बनाना होता है। कैसा? तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल। देखो ये एक लाइन हो गई, ये एक भुजा हो गया। त्रिभुज का ये एक भुजा है, देखो दूसरी भुजा सेकंड साइड देखो ऐसा आता है, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। देखो थोड़ा ये भी टेढ़ा हो गया है, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है। देखो ऐसा आएगा। देखो ये हमारा वृत्त है। देखो एक लाइन हमने ऐसा यहाँ पर खींचा, अरे देखो दूसरा लाइन देखो हमने यहाँ पर ऐसा खींचा, अब बन जाएगा, अब बन जाए। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल का यूज करना, देखो ये ट्रायंगल का यूज करना। देखो इसका नाम हम देखो यहाँ पर ए देते हैं, इसका नाम हम बी देते हैं। आगे देखो इसका नाम हम सी देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, और इसको यहाँ पर हियर पी बोला है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी बोला। फिर से एक बार वंस मोर, वंस अगे देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ए बी तथा सी डी जीवाएं है, यानी कॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ये ए बी हमारी जीवा है, ये ए बी हमारा कॉर्ड है। देखो ये वृत्त के ऊपर के दो बिंदु ए एंड बी है, तो इसको हमने मिला तो ये हमारा जीवा हो गया कॉर्ड। सिमिलरली ये सी डी भी जीवा है। फिर देखो ये सी और डी दोनों पॉइंट्स वृत्त के ऊपर के, देखो ये लाइन कॉर्ड है, इसी बात यानी ए बी एंड सी डी दो जीवाएं है, कॉर्ड है। आगे देखो ये एक दूसरे को जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करती है, काटते। यहाँ पर नाम इन्होंने पी दिया, ये बिंदु पी है, ये प्रतिच्छेद बिंदु पी है, ये पी है। तो आगे देखो यहाँ पर हमें एंगल बीपीडी निकाल। देखो ये बीपीडी निकाल। देखो यहाँ पर इसका नाम पी है, देखो ये यहाँ पर लेते हैं, ये एंगल बीपीडी हमें निकालना, ये एंगल आउट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें एंगल बीपीडी, देखो एंगल बीपीडी यानी एंगल डी बीच में बदलता है, बीच में डी तो बीच में ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें आउट करना है। देखो इसलिए देखो यहाँ पर हमें त्रिभुज की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर त्रिभुज एपीडी बनाना पड़ता है, त्रिभुज एपीडी बनाना पड़ता है, ट्रायंगल एडीपी बनाना पड़ता है, त्रिभुज एपीडी यानी ट्रायंगल एडीपी बनाना पड़ता है, तभी ये बाहर का एंगल आउट होता है, तभी ये बाहर का एंगल। इसलिए देखो हमने सबसे जानबूझ के यहाँ पर एक ऐसा सीधा लाइन लिया, दूसरा ये साइड हो गया, तीसरा ये साइड हो गया। मतलब देखो यहाँ पर ये सीधा होना चाहिए, ये लाइन सीधा होना चाहिए। यदि ये टेढ़ा हो गया तो यहाँ पर चार एंगल बनेगा, यानी चतुर्भुज हो जाता है, क्वाड्रिलैटरल हो, त्रिभुज नहीं रहता। फिर से बात, यदि यहाँ पर थोड़ा झिकझक हो गया, उच्च नीच हो गया, तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। यहाँ पर ये
चतुर्भुज बन जाए। देखो यहाँ पर एक एंगल हमें मिलेगा, ये दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है, ये चौथा एंगल है, ये चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पर यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनता। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें त्रिभुज बनाना है, इसलिए हमने ये जानबूझ के स्ट्रेट लाइन लिया, यानी व्यास लिया डायमीटर। देखो यहाँ पर ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है, ये त्रिभुज है और ये बाहर का एंगल हमें निकल, ये आराम से निकल जाएगा। कब? जब ये दो कोण हमें पता होंगे, तब ये दो एंगल हमें पता होगा। मतलब ये जो बाहर वाला एंगल होता है, देखो बाहर वाला एंगल होता है, ये दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है। फिर से देखो, यदि ऐसा एक ट्रायंगल है, ऐसा एक त्रिभुज है, देखो इस भुजा को यदि हम एक्सटेंड किया लंबाई, फिर से देखो ये हमारा एक त्रिभुज है, आगे देखो इस भुजा को हमने एक्सटेंड किया, विस्तार किया। देखो यहाँ पर ये जो बाहर वाला एंगल बनता है, आउट साइड में एंगल बनता है, वो ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। फिर से ये जो बाहर में एंगल बनता है, वो सामने वाले दोनों एंगल के योग के बराबर होता है, एडिशन के बराबर। ये बाहर वाला एंगल ये सामने वाले दोनों एंगल के एडिशन यानी योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये एंगल हमें आउट कर दिए, एंगल ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमें त्रिभुज लाना, ऐसे त्रिभुज आएगा। कब आएगा? ऐसा एक सीधा लाइन लेंगे, तब टेढ़ा नहीं लेंगे, तब टेढ़ा लेंगे चतुर्भुज बन जाएगा इस बात। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? हाँ, तो देखो यहाँ पर देखो हमें दो एंगल दिए। पहला एंगल AOC, देखो ये P है, AOC मतलब यहाँ पर ऐसा मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। AOC एंगल AOC यानी ये वाला एंगल AOC, इस एंगल CO यानी बीच वाला ये O एंगल, बीच में ये वाला एंगल यहाँ पर 50 का दिया है, 50 का दिया है। आगे दूसरा एंगल, सेकंड एंगल BOD, देखो BOD यहाँ पर हमें मिलाना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। देखो एंगल BOD, एंगल BOD यानी एंगल DOB, बीच में ओ सेम है, ये वाला एंगल हमें दिया है। BOD यानी ये वाला एंगल दिया है, कितना है? 40 का है, 40 का है, 40 का है। देखो ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसा डायग्राम इन शॉर्ट ऐसा एक लाइन सीधा आता है। आगे देखो ये 40 का यहाँ पर दिया। अब ये दोनों एंगल हमें आउट करने हैं। कैसे आउट होगा? तो यहाँ पर देखो, इसके देखो यहाँ पर ये चाप AC यानी आर्क AC और ये चाप BD यानी आर्क BD का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना। किसी पर ये दोनों एंगल आउट करने के लिए कोई चाप AC यानी चाप BD का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये चाप AC से यानी आर्क AC से देखो यहाँ पर केंद्र पर 50 का एंगल बन रहा है और देखो इसी चाप से देखो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। ये चाप AC से देखो यहाँ पर केंद्र पर ये 50 का एंगल बन रहा है। देखो ये 50 का एंगल बन रहा है और इसी चाप से देखो ये यहाँ पर परिधि के ऊपर यानी सरकमफेरेंस के ऊपर ये एंगल बन रहा है। किससे? ये चाप AC से ये केंद्र पर 50 का एंगल बन रहा है, यानी इसी चाप से
ये परिधि के ऊपर यानी सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बदले को यहाँ पर केंद्र पर जो एंगल बनता है वो परिधि के ऊपर के एंगल का दुगना होता है। 2 टाइम्स से केंद्र पर जो एंगल बनता है वो परिधि के ऊपर जो एंगल बनता है उसका 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है। मतलब ये 50 तो यहाँ पर आधा 25 होगा, मतलब इसका डबल 25 का डबल ये 50 रहा है, तो ये एंगल 25 होगा। एक मालूम है, सिमिलरली इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो ये एंगल भी आउट हो। जब यहाँ पर देखो ये चाप बीडी से यानी आर्क डीबी से देखो यहाँ पर केंद्र पर एंगल ये 40 का बन रहा है और इसी चाप से होना चाहिए। देखो इसी चाप से परिधि के ऊपर यानी सरकमफ्रेंस देखो ये एंगल बन रहा है। ये चाप बीडी से केंद्र पर 40 का एंगल बन रहा है, इसी चाप से ये सरकमफ्रेंस पर परिधि के ऊपर ये एंगल बनता है। देखो यहाँ पर केंद्र वाला एंगल परिधि के ऊपर के एंगल का दुगना होता है। तो टाइम यहाँ पर 40 को यहाँ पर 20 रहा होगा, 20 रहा होगा, तो यहाँ पर दुगना 20 का दुगना 40 है, 20 का दुगना करने यहाँ पर उल्टी प्रोसेस कर दी। ये 20 रहा होगा तभी तो ये 40 आएगा। इन शॉर्ट ये वाला एंगल 20, ये वाला एंगल 25, तो ये वाला एंगल ये दोनों के योग के बराबर होगा। ये देखो ये हमारा त्रिभुज है, देखो यहाँ पर त्रिभुज एडीपी है, ये त्रिभुज एडीपी है और इस भुजा को हमने एक्सटेंड किया। देखो फिर से यहाँ पर ट्रायंगल APD है और इस साइड को इस भुजा को हमने को ये विस्तार किया है, एक्सटेंड। देखो यहाँ पर ये जो बाहर में एंगल बनता है वो ये दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है, योग के बराबर। यहाँ पर ये 20 प्लस 25 देखो 20 प्लस 20 प्लस 25 20 प्लस 25 20 प्लस 25 देखो 45 होगा, 45 डिग्री। देखो ये एंगल बीपीडी यानी एंगल बीपीडी 45 का होगा, 45 डिग्री होगा, 45 अंश होगा, 45 डिग्री। देखिए विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। देखिए बीसी के समानांतर बीसी के तरफ एक रेखा एक लाइन ट्रायंगल एबीसी के भुजन साइड एबी तथा एसी को बिंदु पी एवं क्यू पर प्रतिशत इंटरसेक्ट करते। यदि एपी इक्वल टू क्यूसी एंड पीबी इक्वल टू 4 यानी 4 यूनिट 4 यूनिट तथा एक्यू बराबर 9 यानी 9 यूनिट है तब एपी की लंबाई यानी लेंथ ज्ञात करें, फाइंड करें। 25 यूनिट 3 इकाई से इकाई एंड 6.5 यूनिट। इकाई मतलब यूनिट, इकाई मतलब यूनिट। सबसे यहाँ पर देखो ट्रायंगल एबीसी की बात की है, त्रिभुज एबीसी की बात। यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ये इसको हमने नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, ये हमारा त्रिभुज एबीसी हो गया। आगे बोला है देखो यहाँ पर बीसी के समानांतर एक रेखा, देखो ये बीसी के समानांतर, देखो ये एक रेखा, देखो यहाँ पर देख के लेना पड़ेगा, देख के लेना। देखो बीसी के समानांतर ये एक लाइन हो गया। देखो फिर से एक बार ये साइड यहाँ पर बीसी है और इसके समानांतर ये लाइन है, ये एक, ये दोनों
पैरेलल है, समानांतर है। आगे बोला देखो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC को बिंदु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करते, मतलब यहाँ पर देखो ये बिंदु का नाम P दिया है और यह बिंदु का नाम Q दिया है। फिर से एक बार ये देखो ये लाइन BC के समानांतर तो है, पर देखो ये जो पॉइंट मिल रहा है वो AB पर देखो P है और इस AC पर Q है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा दिया है। आगे देखो यहाँ पर दिया है कि also AP इक्वल टू QC, देखो ये AP इक्वल टू QC, देखो ये रफ डायग्राम है इसलिए आपको इक्वल नहीं लग रहा है, पर ये इक्वल मान के चलना है। देखो यहाँ पर ये AP बराबर QC, ये दोनों बराबर है, तो हम इसको x मान लेते हैं। आगे बोला है कि PB बराबर 4 यूनिट, देखो ये PB बराबर 4 यूनिट है। आगे बोला है AQ बराबर 9 यूनिट, देखो ये AQ 9 यूनिट है। तो बोला है कि AP की लंबाई चाहे QC की लंबाई गुना करे एक ही बात है, ये इक्वल ही है, इसलिए AP बोले चाहे QC बोले एक ही बात है, दोनों समान है। मतलब हम AP निकाला है, ये निकाला है, एक ही बात। देखो यहाँ पर हमें आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। देखो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, समानांतर, देखो ये PQ एंड BC ये दो लाइन समानांतर है, पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, समानांतर, इसलिए तो यहाँ पर रेशियो इक्वल होता है, अनुपात समान। किसका तो ये AP रेशियो PB बराबर ये AQ रेशियो QC होता है। फिर से यदि ये दो लाइन समानांतर है तो ये AP डिवाइड PB इक्वल टू ये AQ डिवाइड QC होता है, रेशियो इक्वल होता है, अनुपात बराबर। देखो ये भाग को ही रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। देखो AP तो AP 8 बटा PB, तो PB यहाँ पर 4 है, इक्वल AQ 9 है बटा QC x है, सेम ही दोनों। आगे करो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर x गुना x किया बराबर 9 चौके 36। आगे therefore x बराबर रूट 36, मतलब इधर वर्ग घटा तो इधर वर्गमूल। आगे x बराबर 36 का वर्गमूल 6 यानी 6 होता है, मतलब x बराबर 6, यानी कि AP का है चाहे QC का 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट 6 इकाई होगा, 6 इकाई होगा, 6 इकाई। ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र सर्कमसेंटर O है, यदि एंगल BAC 50 बटा एंगल BC 75 डिग्री, तब एंगल QAC इक्वल टू 40, 60, 70 एंड 90। अब देखो सबले यहाँ पर ट्रायंगल ABC, देखो ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC त्रिभुज
सेंटर यहाँ पर हम लेते हैं, बीचों बीच में ही हम लेते हैं, जहां पर आता होगा वहां पर। ये परिकेंद्र जहां पर आता होगा वहां पर हम यहाँ पर लेते हैं, अंदर में बीचों बीच ही लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये परिकेंद्र ओ है, मान लेते हैं यहाँ पर परिकेंद्र ओ है, मान लिया यहाँ पर बीचों बीच परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर ओ है, परिकेंद्र ओ है, सरकम सेंटर ओ है, बीच में ये ऐसा हमने मान लिया। ये कहीं पर भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पर बीचों बीच ही माना है, मतलब इधर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, पर यहाँ पर हमने ऐसे बीच में ही लिया। आगे देखो एक परिकेंद्र कैसे बनता है, ये डिटेल में हमने पहले ही बता दिया, तो ये उसको देख लेना है आपको। तो यहाँ पर देखो ये ओ है, आगे बोला है कि देखो यहाँ पर एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल BAC यानी ये एंगल यहाँ पर 85 है, 80, देखो इसको यहाँ पर लिखते हैं 85 है, आगे देखो एंगल BC है, BC है, एंगल BC है, BC यानी बीच में C, मतलब ये C यहाँ पर 75 का है, 75 का है। आगे तो QAC, देखो यहाँ पर QAC, QAC देखो Q कहाँ पर आएगा, देखो QAC, QAC, QAC नहीं होगा, OAC होगा। देखो यहाँ पर Q नहीं है, देखो यहाँ पर O होगा, Q नहीं है यहाँ पर O होगा, OAC एंगल हमें निकाले, देखो यहाँ पर OAC ये एंगल हमें ऑब्जेक्ट से देखो यहाँ पर Q नहीं है, यहाँ पर O है, क्योंकि यहाँ पर O है इसलिए ये हमें पता है। देखो यहाँ पर O आता है, यहाँ पर O आएगा, OAC एंगल हमें आउट कर, देखो OAC यहाँ पर O है, OAC मतलब यहाँ पर A और O को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड OAC को भी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर OAC यानी CAO यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। फिर से यहाँ पर एंगल OAC मतलब ये एंगल हमें निकालना, ये इतना सा एंगल शॉर्ट सा एंगल आउट करना, ये एंगल आउट करना है, CAO ये एंगल आउट कर, तो कैसे निकलेगा, हाउ, तो देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले यहाँ पर हम ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, मतलब देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल 85 का है, ये पूरा एंगल 75 है, ये एंगल 20 का होगा, 20 का होगा। फिर से देखो ये त्रिभुज ABC में एंगल A 85, पूरा एंगल 85, पूरा C एंगल 75, ये पूरा एंगल B एंगल 20 हो। देखो चेक कर लो, देखो यहाँ पर 7 8 150 और ये 160 हो गया, 70 80 ये 20 होगा, तो देखो यहाँ पर 85 75 20 का एडिशन 180 है, तो ये एंगल 20 का होगा। तो आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा परिकेंद्र है यानी सरकम सेंटर है। तो देखो ये एंगल कितने का होगा, फिर से ये एंगल कितने का होगा, मतलब एंगल AOC यानी एंगल COA यानी ये एंगल इसका सामने वाले का ऑपोजिट का 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 40 होगा। फिर से इस बार ये देखो ये केंद्र के हिसाब से बदलता है, केंद्र के हिसाब से बदलता है। यहाँ पर परिकेंद्र है इसलिए ये केंद्र पर बनने वाला एंगल सामने वाले का दुगना होता है, मतलब एंगल AOC ये 20 का दुगना यानी 40 होगा, 40 होता है। अब यहाँ पर देखो हमें ये एंगल आउट करना है, OAC ये एंगल आउट करना है। देखो यहाँ पर एक और बात याद करके रखनी है कि रिमेंबर करके रख, देखो से ये जो परिकेंद्र होता है, ये सरकम सेंटर होता है, वो
शीर्ष से समान दूरी पर होता है, शीर्ष से समान दूरी पर होता है, शीर्ष से समान दूरी पर होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। यहाँ पर ए OA बराबर OC होगा, OA बराबर OC। देखो यहाँ पर ट्रायंगल AOC में, त्रिभुज AOC में, इस त्रिभुज में देखो ये दो बाजू, दो साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल भी बराबर होगा, टू एंगल्स भी इक्वल है। कौन सा वाला? तो सामने वाला, ऑपोजिट वाला। मतलब देखो इस भुजा के सामने ये एंगल है, ये छोटा सा एंगल OCA, ये वाला एंगल इतना सा, और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है छोटा सा, यानी एंगल OH। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज OAC में ये एक एंगल 40 है, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स कितने का आएगा, कितने का? यहाँ पर हमें पता है कि तीनों कोनों का योग, तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। इसमें से हमने 40 को माइनस, यानी यहाँ पर हमारे पास बचा 140। ये दोनों को मिलाकर एंगल OAC एंड एंगल OCA को मिलाकर 140 होगा। पर ये अल्सो ये दोनों भी इक्वल है, समान, इसका भी आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 140 का आधा 70 होता है, 70 होता है। ये वाला एंगल 70, ये ए वाला एंगल भी 70, एंगल OCA भी 70 एंड एंगल OAC भी 70 होगा। यानी देखो यहाँ पर एंगल OAC देखो OAC 70 होगा, OAC को ये 70 होगा, 70 होगा। या फिर कहे एंगल OCA बताओ तो भी 70 होगा, आंसर सेम। यहाँ पर ये बोला ये 70 आएगा, ये कहे आंसर 70 है आएगा, 70 आएगा। देखो विकल्प C हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है, सो दैट AD इक्वल टू 1/3 AB एंड AE इक्वल टू 1/3 AC। यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो BE क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखो सप्ली यहाँ पर देखो हमें ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है। ये हमारा हो गया त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। देखो बिंदु D तथा बिंदु E भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है। मतलब देखो यहाँ पर बिंदु D है और यहाँ पर बिंदु इधर E है। फिर से एक बार देखो, भुजा AB तथा AC पर, भुजा साइड AC पर दो बिंदु देखो D एंड E है, D तथा E है। आगे देखो AD बराबर इतना है, AE बराबर इतना है, तो आगे देखो BC बराबर 15 हो तो BE क्या होगा? मतलब देखो अब यहाँ पर हम
यहाँ पर हम देखो ये डी, देखो ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ज्वाइंट। देखो यहाँ पर हमें ये डी निकालना है, ये डी आउट करना है, ये डी की लेंथ निकालनी है, ये डी की लंबाई निकालनी, ईडी की लंबाई, ईडी की लेंथ आउट करने को। आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर BC बराबर 15 सेंटीमीटर, देखो ये BC 15 सेंटीमीटर है। दूसरा बोला है देखो यहाँ पर हियर AD बराबर 1/3 AD है, इसे दिया है कि AD बराबर 1/3 AD। therefore AD डिवाइड AB बराबर 1/3 होगा। किसे ये AD डिवाइड AB बराबर ये 1/3 होगा। मतलब यदि AD बराबर 1 है तो AB यानी ये पूरा 3 होगा। किसे यहाँ पर यदि AD बराबर 1 है, देखो ये AD 1 है तो आगे ये AB यानी ये पूरा AB पूरा 3 होगा। मतलब DB 2 होगा, तभी तो ये AB 2 + 1 3 होगा। मतलब AD 1 है, DB 2 है और AB 3 होगा, 2 + 1 3। ऐसा यहाँ पर दिया है। आगे देखो दिया है कि AE बराबर 1/3 1/3 AC है। फिर से दिया है कि AE बराबर 1/3 AC, therefore AE डिवाइड AC बराबर 1/3 होगा। AE डिवाइड AC बराबर 1/3 होगा। तो यदि AE बराबर 1 है तो ये AC यानी ये पूरा 3 है। यदि अगर A = 1 देन ये पूरा यानी ये AC 3 है, मतलब ये EC 2 है, यानी 2 + 1 3 यानी AC आएगा। और ये AE 1 है, नहीं AE बराबर 1 है, EC बराबर 2 है, यानी यूनिट है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है और ये AC 3 यूनिट है। ये सेम है दोनों साइड। ऐसा दिया है, ऐसा गिवन है। आगे कैसे सोल्व होगा जरा सोचो, आगे कैसे सोल्व होगा जरा सोचो। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर रेशियो सेम है, अनुपात सेम है। देखो ये AD एंड DB का और ये AE एंड EC का रेशियो सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए AD डिवाइड DB = AE डिवाइड ये EC है। ठीक है, यहाँ पर ये AD डिवाइड DB = AE डिवाइड ये EC। देखो समान, देखो आगे देखो, चेक कर लो। ये AD कितना है? 1 है। DB कितना है? 2 है। इक्वल इधर कितना है? AE 1 है, बटे EC कितना है? 2 है। समान ही तो है, इक्वल ही तो है। मतलब यहाँ पर रेशियो सेम है, अनुपात सेम है। रेशियो सेम है, अनुपात सेम है। रेशियो सेम है, अनुपात सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है? देखो ऐसे केस में ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाता है। इससे यदि रेशियो ऐसा समान आता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये समानांतर ही होगा। ये दोनों लाइन समानांतर है। ये DE एंड BC समानांतर है, पैरेलल है। ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल है, तो देन ये छोटा वाला ट्रायंगल यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल समरूप होता है, समरूप होगा, सिमिलर होगा। किसे? यदि ये दो लाइन समानांतर है तो देखो ये ट्रायंगल
समरूप होगा, सिमिलर होगा। किसे? ये दोनों लाइन पैरेलल, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल एबी एंड बड़ा वाला ये पूरा ट्रायंगल एबीसी, इस दोनों सिमिलर यानी कि समरूप होगा। कैसे? हाउ? कैसे? इसकी हम प्रूफ भी देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। प्रूफ भी देखिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में ये कोण ये तो इक्वल है, दोनों में सेम ही रहेगा। ये छोटे वाले में भी यही रहेगा और बड़े वाले में भी यही रहेगा, दोनों में कॉमन है, तो दोनों में इक्वल ही आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ए बराबर है, दोनों में ए एंगल इक्वल है। आगे देखो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। आगे देखो ये क्या है? देखो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? ये दो लाइन समानांतर है और ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिर्यक रेखा है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण बराबर, बस सेम पोजीशन वाला कोण बराबर है। लाइन के ऊपर बराबर होता है, दोनों समान होगा। ये डी एंगल ये बी एंगल इक्वल होगा। देखो ये डी बराबर बी है, डी एंगल इक्वल टू एंगल बी, ए बराबर ए तो है और डी और बी भी बराबर है। आगे देखो सिमिलर बात यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल, ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल, यहाँ पर लाइन के ऊपर एंगल इक्वल होगा। सेम पोजीशन पर एंगल जो होता है इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण यानी लाइन के ऊपर बराबर होता है। ये जितना होगा ई उतना ही सी होगा, जितना ये एंगल यानी ये होगा इतना ये एंगल सी होगा, यानी ई बराबर सी है, ई बराबर सी है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये ट्रिपल ए के रूल के हिसाब से यानी कि एंगल यानी कोण के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप यानी कि सिमिलर हो जाएगा। ट्रिपल ए के रूल के नियम से यानी कोण के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा यानी कि समरूप होगा। तो ऐसा हो गया। अब सिमिलर का अर्थ क्या होता है? सिमिलर का अर्थ क्या होता है? फिर से एक बार देखो, जरा सोचो। देखो सिमिलर का मीनिंग क्या होता है? समरूपता का अर्थ क्या? देखो सिमिलर का यानी कि समरूप का मतलब ये होता है, देखो दोनों ट्रायंगल देखने में सेम होता है पर हाइट में ज्यादा बड़ा होता है। इसे समरूपता का यानी कि समरूप यानी देखो सिमिलैरिटी का मीनिंग यानी अर्थ ये होता है कि दोनों त्रिभुज छोटा बड़ा दिखने में एक जैसा होता है पर छोटा बड़ा होगा यानी हाइट अलग अलग होगा। फिर से सिमिलैरिटी यानी समरूपता का मीनिंग ये होता है कि ये दोनों त्रिभुज यानी ये छोटा और ये पूरा बड़ा देखने में समान लग रहा है पर ये छोटा बड़ा यानी हाइट अलग अलग होता है, हाइट अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये तीनों भुजाएं छोटी छोटी है, स्मॉल स्मॉल है, जबकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में भुजाएं बड़ी बड़ी है। इन शॉर्ट समरूप में यानी सिमिलर में भुजाएं समान नहीं होती है, साइड्स इक्वल नहीं होती है, भुजाएं समान नहीं होती
होती है। साइड्स इक्वल नहीं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो क्या देखो यहाँ पर रेशियो समान होता है, अनुपात समान होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब देखो यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल ए है, एंगल डी बराबर एंगल बी है, एंगल ई बराबर एंगल सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ए डी डिवाइड ए बी बराबर डी ई डिवाइड ये बी सी बराबर, देखो ये ए डिवाइड ये ए सी होगा। फिर से एक बार देखो, इस संगतता के लिए, देखो इस संगतता के लिए, इस संगतता के लिए मतलब देखो एक के लिए ए, मतलब यहाँ पर ए के संगत ए है, डी के संगत बी है। देखो यहाँ पर संगतता बहुत इंपॉर्टेंट, जो संगतता आपने रॉन्ग लिखी तो ये भुजा का रेशियो गलत है। किसी पर यदि आपने संगतता गलत लिखी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रॉन्ग लिखा, तो ये रेशियो गलत आएगा। मतलब देखो यहाँ पर ए बराबर ए होना चाहिए और डी के इक्वल बी है तो बी यहाँ पर आएगा, और ई के बराबर सी तो यहाँ पर सी आएगा। संगत एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी आगे में आप ऐसा रेशियो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एडी रेशियो एबी बराबर डीई रेशियो बीसी बराबर एई रेशियो एसी होगा। ये रेशियो समान ही आएगा, इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पर देखो आगे देखो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर एडी है, देखो एडी यहाँ पर मालूम है हमें, आगे देखो एबी तो ये एबी भी हमें मालूम है, डी तो यहाँ पर डी हमें मालूम नहीं है, और बीसी मालूम है, और आगे ए भी एक है, एसी भी एक, मतलब सब कुछ हमें मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पर एडी तो एडी एक है बटा एबी, तो एबी यहाँ पर 2 + 1 3 होगा। ध्यान रखना यहाँ पर डीबी नहीं है, ए प्लस बी पूरा है, 1 + 2 3 होगा। यहाँ पर डीई यहाँ पर देखो हमें फाइंड करना है, देखो ये डीई हमें निकालना है, बट्टा में 20 तो 20 15 है, इक्वल ए तो ए कितना है 1 है, बट्टा एसी तो एसी पूरा है, देखो ये 2 नहीं है, 2 तो एसी है, एसी 1 + 2 3 है, तो ऐसा हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये डी निकालना है, डी निकल क्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, डी आराम से आउट हो जाएगा। मतलब देखो इसको आप इसके साथ भी ले सकते हो, या फिर इसको आप इसके साथ भी ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है, ये इसके साथ लो इसके साथ लो एक ही बात है। ये डी बटे 15 को आप इस 1/3 के साथ लो, इस 1/3 के साथ लो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर ये डी बटा 15 बराबर है 1/3, तो आगे देखो हमें डी आउट करना है, तो बराबर यहाँ पर 15 एकम 15 बटे में होगा, ये डी इक्वल टू 15 एकम 15 बटे में यहाँ पर 3 पंचे 15 होगा, 3 पंचे 15 होता है। यहाँ पर यूनिट यानी यूनिट यानी कि इसका यहाँ पर सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर DE बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। DE की लेंथ यानी कि लंबाई 5 सेंटीमीटर
मीटर है 5 सेंटीमीटर एंड भैया विकल्प डी हमारा सही विकल्प